कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, 400 पार आपको लगता है ये सिर्फ नारा होगा या ये असलियत में बदलेगा? क्योंकि 2-0 तो आपका चुनाव शुरू होने से पहले ही हो गया है, सूरत और इंदौर, और विपक्ष का कहना है कि आप इसमें भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर अटैक कर रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट डराए धमकाए जा रहे हैं। देखिए 400 पार हम निश्चित रूप से करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 4 तारीख को 1 बजे तक इस देश की जनता आशीर्वाद देकर मोदी जी को 400 पार के बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। रहा सवाल सूरत इंदौर में लोकतंत्र पे हमले का, इस देश में अब तक 37 लोग निर्विरोध चुने गए हैं, ज्यादातर कांग्रेस के हैं। तब राहुल बाबा ने बताना चाहिए कि उस वक्त उनकी पार्टी ने कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या की थी क्या? जब यशवंतराव चौहान जीत गए, जब उनके समर्थन से फारूक अब्दुल्ला जीत गए, जब डिम्पल यादव उनकी साथी है वो चुन ली गई निर्विरोध। अपनी पार्टी के लोग इनसे संभलते नहीं है और हर हार को लोकतंत्र पर हमला कर वर्णित करते हैं। हार जाते हैं तो कहते ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। जीत जाते हैं तो टप से शपथ ले लेते हैं। तो भाई जीतने के बाद भी शपथ मत लो, वही ईवीएम है, खराब ईवीएम है। खराब ईवीएम से जीतने के बाद शपथ ले सकते हैं क्या? राहुल गांधी बताए वायनाड जीतेंगे तो वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि ईवीएम तो खराब है, उनका चुनाव ईवीएम से हुआ है। किस प्रकार की बचकाना बातें इतनी पुरानी पार्टी करी, इनको कोई सलाह देने वाला भी नहीं बचा है। नेता तो नहीं ही बचा है, मगर एडवाइजर भी शायद नहीं बचे हैं अब तो। आप मानते हैं कि वाकई कांग्रेस में क्राइसिस है नेता, बड़े नेता का? क्योंकि प्रत्याशी की भी क्राइसिस है, नेता की भी क्राइसिस है, नियत की भी क्राइसिस है और नीति की भी क्राइसिस। आपने एक मुहिम शुरू की है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, जिस पर मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा गया है, राहुल गांधी के एक्सरे की बात कही गई है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ऐसा कुछ भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है, बीजेपी भ्रम फैलाती है। मुझे एक बात समझाइए नाविका जी, पर्सनल लॉ का मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करेगी क्या? माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ का हम समर्थन करेंगे, वो क्या है? वही तो डिमांड थी मुस्लिम लीग की। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें माइनॉरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट लोएस्ट के आधार पर दिए जाएंगे, क्वालिटी काम के आधार पर दिए जाएंगे, योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे, या माइनॉरिटी मेजोरिटी के आधार पर। इससे बड़े अपीसमेंट का कोई उदाहरण ही नहीं हो सकता। आपने ये भी कहा है कि 3 तलाक वापस लाएंगे, वो उस पर तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। क्या ये भी कांग्रेस की तरफ से एक भ्रम फैलाने की कोशिश है? नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने घोषणा पत्र में रखा है, हम क्यों डाउट? मैं देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि इस देश में ट्रिपल तलाक अभी भी होना चाहिए क्या? कांग्रेस उसको वापस लाना चाहती। देश की जनता को तय करना है, क्या देश शरिया के आधार पर चलेगा क्या? देश की जनता को तय करना है। राहुल गांधी की मंशा स्पष्ट है। राहुल गांधी एक्सरे करेंगे, जाति जनगणना पर उनका बहुत एम्फसिस है। हर जगह जाते हैं तो पूछते हैं कि जितने टेलीविजन चैनल हैं, जितने न्यूज़पेपर हैं, उसमें कोई ओबीसी एडिटर नहीं है। देखिए नाविका जी, इनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इन्होंने 55 साल तक देश में शासन किया है, कभी भी जाति जनगणना करी है क्या? मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, अब तक क्यों नहीं करी भैया आपने, जरा बता दो। अब वो आपके एडिटर भी तय करेंगे, शायद आप तो ओबीसी नहीं हो। मैं नहीं हूं। तो आपकी नौकरी भी अब संकट में है। उनकी तरफ से तो बहुत देर से संकट में, बॉयकॉटेड हूं। नहीं, बॉयकॉटेड छोड़ दो, अब ओबीसी के मुद्दे पर। भाई ओबीसी बच्चे मेरिट्स में काफी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने
काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट पूरा रद्दी में डाल दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रखा। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लेकर आए कोई अन्य पार्टी, तब श्री राजीव गांधी ने 2.5 घंटे का भाषण करके इसका विरोध किया था। और आज ये ओबीसी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक सत्ता में रही 2014 तक, ओबीसी के बच्चों को केंद्र के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दिया था। वो आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने आकर दिया। आज तक ओबीसी शब्द, अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। ये क्या कह रहे हैं? वो ऐसा मानते हैं क्या कि कोई कुछ समझता नहीं है? अगर इस देश में कोई एक पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। तो अमित शाह जी, आपका एक वीडियो भी था जिसको एडिट किया गया, तमाम स्टेट्स में एफआईआर्स हुई, आपने एक मुख्यमंत्री को समन भी किया है तेलंगाना। नहीं, आपका वीडियो बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, फेक वीडियो बनाने पर। आप समन और एफआईआर को ही पूछती रहेगी। लेकिन आप भी अभी राहुल गांधी के संपर्क में आ गई लगती है। हाँ देखिए, मूल चीज क्या है? वीडियो एडिट किया गया नहीं किया गया, और इस तरह से तोड़ मरोड़ कर चुनाव को प्रभावित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मूल चीज है। और जब आप एडिट करोगे तो एफआईआर भी होगी, अरेस्ट भी होगी। नहीं डरना चाहिए फिर तो रेवंत रेड्डी को अरेस्ट करने, मैंने ऐसा नहीं कहा है, वो पुलिस का काम है। इससे डरना नहीं चाहिए, करने से पहले सोचना चाहिए। तो इसके आपके पास सबूत हैं, एविडेंस है कि ये जानबूझकर किया गया था और कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था? नहीं, वीडियो अपने आप एडिट होता है क्या कभी? मैंने तो नहीं सुना भाई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई कि वीडियो अपने आप एडिट हो जाएगा। जानबूझकर ही किया गया है। और ये तो जांच का सब्जेक्ट है, पुलिस जांच करेगी, जांच को कोऑपरेट करना चाहिए। और फिर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम पर एजेंसियां आ गई, ये आ गई, वो आ गई, फला आ गया, टिका आ गया, रोने लगेंगे। तो भाई एडिट क्यों किया? अब कोऑपरेट करिए एजेंसीज को। साउथ का बहुत बड़ा आपने एक टारगेट रखा हुआ है। आपको लगता है आप इतना कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, तमिलनाडु इससे पहले, आपको लगता है कि बीजेपी का फुटप्रिंट साउथ में उस तरह से बढ़ेगा जिस तरह से आपकी अपेक्षा? कांग्रेस पार्टी से हम बड़ी पार्टी बनेंगे साउथ में। वो इतना बड़ा शायद टारगेट नहीं होगा जैसा आपने अपने लिए रखा था। नहीं, मैं बताता हूं ना, साउथ में हम कांग्रेस पार्टी से बड़ी पार्टी होंगे। तमिलनाडु में बीजेपी की सब जगह हमारा अकाउंट भी खुलेगा, अच्छी मात्रा में वोट भी प्राप्त करेंगे और हमारे साथी चुनकर भी आएंगे। केरल में भी चुनकर आएंगे, तमिलनाडु में भी चुनकर आएंगे, आंध्र प्रदेश में भी चुनकर आएंगे, तेलंगाना और कर्नाटक में है ही। आरक्षण पर आपने स्टेटमेंट दिया है कि आप रिलीजन बेस्ड आरक्षण हटा देंगे, खत्म कर देंगे। निश्चित रूप से इस देश का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण से सम्मत नहीं है। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई प्रोविजन नहीं है। कांग्रेस ने अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक गैर कानूनी रूप से आरक्षण थोपा है। जो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी का काट कर दिया है। और ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दो कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं करेंगे। क्या डर है? लेकिन आपकी अलायंस पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, तेलुगु देशम पार्टी, जिसने एनडीए मैनिफेस्टो रखा और उसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट है इसी तरह की। नहीं, देखिए, वो उनका मैनिफेस्टो है, मेरी पार्टी का नहीं। एनडीए मैनिफेस्टो, एनडीए मैनिफेस्टो उन्होंने लिखा है, मगर वो हमारा मैनिफेस्टो तो हम घोषित कर चुके हैं। वो उनका मैनिफेस्टो है। एक बात समझकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि अपीसमेंट की थियोरी जिससे मजबूत होती है, ऐसे एक भी कदम में
हम साथ नहीं देंगे, किसी का भी नहीं देंगे, ये हमारी पार्टी की ओर से स्पष्टता है। लेकिन जब अलायंस पार्टनर्स हों साथ में तो आइडियोलॉजी मैच होना जरूरी नहीं है? इसको भी मैच होना कहते हैं। पार्टनर हमारी आइडियोलॉजी मैच करे वो भी मैच होना होता है। देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पार्टी के कोर मुद्दे हैं। हम इस देश में से जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, ये चारों नासूरों से मुक्त लोकतंत्र चाहते हैं और 14 से मोदी जी ने इसको लगभग देश में एस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन आंध्रा में सीट जीतने के लिए अगर आपकी अलायंस पार्टनर माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है तो आप अपने आप को अलग करेंगे, और यही जगन रेड्डी का भी आरोप है कि मोदी का चेहरा पहले था उस एनडीए मैनिफेस्टो पे, पर बाद में मगर बाहर ही नहीं आया मैनिफेस्टो। जगन जी कहाँ देखा है चेहरा, मुझे मालूम नहीं। शायद स्वप्न में उनको मोदी जी दिखते हैं कि उनका चेहरा है, क्या करना है। मैनिफेस्टो तो बाहर आया तो चेहरा नहीं था। अब मैनिफेस्टो बाहर आने से पहले उन्होंने चेहरा कहाँ देख लिया, वो जगन जी बताए तो मालूम पड़े। तेलंगाना में ओवैसी साहब का भी यही कहना है कि बीजेपी वो पार्टी है जो मस्जिदों पर तीर चलाती है। माधवी लता जी की एक रोड शो में रामनवमी के दिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने रजाकारों के से सुरक्षा के बारे में इस मुद्रा में सबको विश्वास दिलाने का पाया, और यहाँ के लोग सुरक्षा चाहते हैं। ये तो यहाँ का मुद्दा है। माधवी लता जी, आपको लगता है बीजेपी की कैंडिडेट हैदराबाद से ओवैसी जी को चैलेंज कर रही हैं, जीत पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हारना जीतना जनता के हाथ में, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीतेगी। परंतु हम निश्चित रूप से इस सीट को जीतने के लिए लड़ रहे हैं और दम लगाकर लड़ेंगे। मैंने खुद कल वहां रोड शो किया है। आपने रोड शो किया है और आप तमाम स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल की आपने बात की। आरोप आप पर यह है कि वही आरोप घूम फिर कर आता है कि 2 मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं, एक को समन किया गया है और ममता बनर्जी के साथ आपके मतभेद, संदेश खाली लेकर, ईडी लेकर चलते रहते हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए फायदेमंद है? देखिए, संदेश खाली का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को किसने दिया? हाईकोर्ट ने दिया। अब हाईकोर्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है क्या? मुझे एक बात बताइए, एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत उनकी पार्टी के ही नेता सैकड़ों महिलाओं का शोषण करते रहे। हमने इसका विरोध किया, जमीन पर विरोध किया, वहां हम विपक्ष में हैं। हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद अरेस्ट हुई, फिर उचित कदम नहीं उठाए गए। डायरी, जब केस डायरी हाईकोर्ट के सामने गई, हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। अब ममता जी कह दे कि हाईकोर्ट भी पॉलिटिक्स कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में है, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगी ना, हम कहा ना बोल रहे हैं। लेकिन एक हाईकोर्ट के जज बीजेपी के कैंडिडेट बन जाते हैं, सवाल तो उठाएंगे लोग। सैकड़ों लोग इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में, कांग्रेस की मिनिस्ट्रियों में मंत्री रहे। भाई, आप छोड़िए ना। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद कोई भी जुडिशियल ऑफिसर कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर ही सकता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम करते हैं तब सवाल उठते, इतना ही है। लेकिन आप वहां महिला रक्षा में खड़े हैं, संदेश खाली में, और यहां कर्नाटक में जहां आप कल थे, वहां आपके अलायंस पार्टनर के फैमिली मेंबर्स वो इन्वॉल्व हैं शोषण में। 2976 वीडियो की बात हो रही है जो प्रज्वल रेवन्ना की हैं। वो देश से भाग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए, हमने इस पर हमारा स्टैंड असंदिग्ध रखा है, स्पष्ट स्टैंड है हमारा। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, और कर्नाटक सरकार नहीं उठा सकती है तो छोड़ दे, हम उठाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। जब तक वोकलिगा वोटिंग नहीं हुआ, इन्होंने पूरी चीज को दबा कर रखा। जैसे ही वोकलिगा बिल का वोटिंग समाप्त हुआ, इसको बाहर लाए और तब तक भाग गए। मैं आपको बताता हूं, अगर
उन्होंने समय पर कदम उठाए होते तो भाग भी नहीं पाते, अरेस्ट भी होते। लेकिन आपके अपने पार्टी के आदमी ने चिट्ठियां लिखी हैं कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट को। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक नॉन ऑफिशियल का चिट्ठी लिखना, इसकी तथ्य की जानकारी का कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट के पास क्या एजेंसी है? एजेंसी किसके पास है? कर्नाटक में कांग्रेस के पास है। उनको जांच करनी थी। और एक कब का मालूम होगा? मैं तो स्पष्ट आरोप लगाता हूं, इन्होंने वोकल लीगा वोटिंग समाप्त होने तक इसको दबा कर रखा, क्योंकि डीके शिव कुमार स्वयं वोकल लीगा है। अमित शाह जी, लोग कहते हैं कि आप राम लहर पर ही आपका पूरा दारोमदार टिका हुआ है इस चुनाव का। राम मंदिर की बात करें तो आप इसको अचीवमेंट्स में गिनवाते हैं, और वैसे महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। ये विपक्ष का आप पर आरोप है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, इतने साल सरकार चलाई, कब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हुआ है? इतने साल चलाई सरकार, कब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने की आपने हिम्मत करी? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी धारा 370 को छूने का हिम्मत करा है? इतने साल सरकार चलाई, आपने कभी भी हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए इनिशिएटिव लिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है? इतने साल सरकार चलाई, कभी भी एक 10 साल के अंदर 60 करोड़ से बैंक अकाउंट, ज्यादा बैंक अकाउंट खोलकर हर गरीब को देश के अर्थतंत्र में समाहित होने का अधिकार दिया है? इतने साल सरकार चलाई, 14 करोड़ महिलाओं को आपने टॉयलेट से वंचित रखा। ये अपराधिक काम है। इतने साल सरकार चलाई, 6 करोड़ लोग घर विहीन थे, 3 करोड़ हमने बना दिए, 3 करोड़ अगले 5 साल में बनाए। इतने साल सरकार बनाई, 20,000 गांव में बिजली का तार नहीं पहुंचा था, 3 करोड़ घर में बिजली नहीं पहुंची थी, हमने पहुंचाई। अगर आपने सब कर लिया होता, घर नल से जल 14 करोड़ घरों, अगर 55 साल में ये सब कर लिया होता तो हमारे तो करने के लिए कुछ आता ही नहीं। चुनाव के मुद्दे तो ये है नाविका जी। तो चुनाव के मुद्दे ये हैं कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा नहीं? जरूर मुद्दा है, उसको भी हमने कंट्रोल में रखा है। रोजगारी भी बढ़ी है। इस देश में 6 साल में 1 करोड़ लखपति दीदी अपना स्वरोजगार जनरेट की है। सैकड़ों स्टार्टअप बने हैं, ढेर सारी इंडस्ट्री, सारे इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड तोड़ने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। जब 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो आप क्या समझती है, रोजगारी नहीं मिलेगी? सरकारी नौकरियों की मैं बात कर लेता हूं। 1 साल के अंदर 23-24 के साल में मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, जो सर्वाधिक है आजादी से अब तक। मगर उनको झूठ बोलकर भाग जाना है, बहस में नहीं आना है। आप कर लो ना राहुल गांधी का इंटरव्यू, मैंने सब कहा, पूछना आप जरा, कर पाओ तो कर लो, जाओ। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी गरीब होने पर मुफ्त राशन मिल रहा है, तो बात तो यही हुई कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में। नहीं तो किसकी लेगेसी है? हमने तो उसमें से 25 करोड़ को गरीबी रेखा के बाहर निकाला है। अभी वो बेचारे सस्टेन हो रहे, इसके लिए उनका मुफ्त राशन हम बंद करना नहीं चाहते, परंतु 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के हमने बाहर निकाला है। राहुल गांधी के, और ये लेगेसी किसकी है? किसने 4 पीढ़ी से 55 साल तक यहां शासन किया? कांग्रेस और उनके चट्टो बट्टों ने शासन किया। और राहुल गांधी क्या मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कि इनके एडवाइजर भी ढंग के नहीं रख सकती कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी सालों से इनके अध्यक्ष एडवाइजरों से चले। आपने सैम पिट्रोडा का मुद्दा भी उठा लिया, इनहेरिटेंस टैक्स का, जबकि वो मालूम नहीं सैम पित्रोडा जी आइवरी टावर में जीते, ना उनको भारत की देश की ग्राउंड रियलिटी मालूम है, ना हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट मालूम है। अच्छे व्यक्ति है, परंतु आइवरी टावर में जीते। वो जहां जीते हैं, रहते हैं,
वो देश आप मानते हैं अच्छे व्यक्ति हैं? मैं तो मानता हूँ हर व्यक्ति अच्छा होता है, कुछ न कुछ तो अच्छा होता ही है। राहुल गांधी भी? सब में कुछ न कुछ अच्छा होता है, आप में भी होगा। वो तो देखने का नजरिया चाहिए। तो राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है आपको? मेरा काम नहीं, उनकी माता जी का काम है अच्छा ही देखना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएंगे, खटाखट खटाखट। देखिए नाविका जी, इस आधार पर निर्णय मत करना वोट देने का। इंदिरा जी कहकर गई थी हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाने का काम इतने सालों के बाद मोदी जी कर रहे हैं। इन लोगों को, इनका एक सूत्र है पूरे परिवार का, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो, और फिर न सुने तो बड़े आवाज से बोलो। ये 4 सूत्रों के आधार पर 4 पीढ़ी चलाई है इन्होंने। लेकिन ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, क्या ये सही था इंटरप्रिटेशन जो किया गया? बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी ने कहा है या नहीं कहा है कि इस देश के संसाधन पर माइनॉरिटी और उसमें भी विशेष कर मुसलमानों का अधिकार है। लेकिन उससे पहले वाले वाक्य में उन्होंने शेड्यूल ट्राइब्स वो ठीक है, मगर बाद में तो प्रायोरिटी तय कर दी। तो ये सब तो बेचारे द्वितीय कक्षा की प्रायोरिटी में चले गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। आपने तो माइनॉरिटी और उसमें भी मुसलमान, सिख जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, मुसलमान, क्योंकि वोट बैंक है। चलिए, तो फिर सवाल ये पूछते हैं कि आपके मैनिफेस्टो में यूसीसी है, एक वन नेशन वन पोल है, लेकिन इस बार एनआरसी नहीं है, कोई खास वजह? पहले मैं बता देता हूं, वन नेशन वन पोल ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार होने वाला इस देश की चुनाव प्रक्रिया में। देश में बार बार चुनाव होने से समय की और धन की, संसाधन की बहुत बड़ा व्यय होता है। दूसरा, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास भी बाधित होता है, और देश की जनता वोटिंग जो करती है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते रहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर होना चाहिए, और देश की जनता ने कई बार इसका क्षीर किया है। ऊपर अलग लोगों को वोट दिया है, नीचे अलग, आज भी होता है जहां साथ में चुनाव होते हैं। तो ऐसा भय रखे बगैर मैं तो अपील करता हूं सभी दल को कि मोदी जी ये जो नया विचार लेकर आए हैं वो देश की चुनाव प्रक्रिया में शुचिता भी स्थापित करेगा और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा, तो इसका मदद करना चाहिए। यूसीसी भी हमारे देश के संविधान के अंदर जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए, क्योंकि उस वक्त ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि यूसीसी लाया जाए, बहुत आपाधापी चल रही थी। तो संविधान सभा ने देश के विधानमंडल और संसद से अपेक्षा की कि उचित समय पर विधानमंडल और संसद इस देश में एक समान नागरिक कानून को लेकर आए, और मैं मानता हूं ये सभी चुने हुए लोगों का दायित्व था, मैंडेट था संविधान सभा में, जिसमें ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के थे। मगर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग इसको छोड़ दिए। हम यूसीसी लेकर आए हैं, उत्तराखंड में लेकर आए हैं, और हमने संकल्प पत्र में रखा है कि हम ये प्रयास करेंगे कि 5 साल में पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाए। आप इस पर कमिटमेंट है आपकी कि इस 5 साल में के पहले 100 दिन के प्रोग्राम में होगा? 100 दिन को मत छूइए आप, 5 साल का घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, इसमें हो जाएगा। एनआरसी के लिए अभी हमारा कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सहमति बनाने में लेट हो गया, तो अभी हमने ये सीए को लागू किया है। अभी भी ममता जी, कांग्रेस सब तो विरोध करे, कह रहे हैं हम वापिस ले लेंगे। ले सकते हैं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना उनको बहुमत मिलना है, ना सीए वापिस जाना है। जो शरणार्थी आए सबका अधिकार है इस देश का नागरिक बनने का, और मेरे और आपके जितना ही अधिकार जो शरणार्थी बनकर आए हैं उनका है। ये देश का कमिटमेंट था उनको पार्टीशन के वक्त। पार्टीशन का पाप भी कांग्रेस ने किया, और पार्टीशन के वक्त दिया हुआ वादा तोड़ने का पाप भी कांग्रेस ने कराया, नहीं कर सकती। तो फेडरलिज्म का क्या होगा? वो कहते हैं कि स्टेट्स का आपने कोई रोल नहीं छोड़ा। देखिए,
ये जो बातें करते हैं बच्चे जैसी और अनपढ़ जैसी करते हैं। हमारे संविधान में स्टेट का, सेंटर का और साझा 3 प्रकार से विषयों का आवंटन हुआ है। नागरिकता शुरू से, जब से संविधान बना तब से सेंटर का रोल है, स्टेट का रोल ही नहीं है। क्या ये गलतफहमियां लोगों में पड़, और आप जैसे स्टडीड जर्नलिस्ट इसको सवाल बनाकर मुझ पर थोप रही हैं। मैं आपको बताता हूं नाविका जी, संविधान शुरुआत से नागरिकता के विषय पर स्पष्ट है कि नागरिकता देश की संसदीय चुनी हुई सरकार का विषय है, राज्य का नहीं है। हर राज्य नागरिकता के बारे में अलग अलग कानून बनाएगा तो देश बिखर जाएगा। तमिलनाडु अपना बनाएगा, गुजरात अपना बनाएगा, महाराष्ट्र अपना बनाएगा, बंगाल, ऐसे नहीं चल सकता देश। जैसे विदेश नीति केंद्र सरकार का एकाधिकार है, रिजर्व बैंक केंद्र सरकार का, इसी प्रकार से नागरिकता केंद्र सरकार का एकाधिकार है, और आज से नहीं 1950 से। अमित शाह जी, लेकिन 2 मुख्यमंत्री चुनाव से पहले अगर जेल में जाते हैं, देखिए टाइम पर वो इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करते तो चुनाव के पहले चले जाते। जाना तय था? नहीं, वो तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है इसलिए जाना था। इस देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री विपक्ष के, ममता जी भी है, हिमाचल की भी है, ढेर सारे, क्यों कोई नहीं जाता, सिद्धरामैया जी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप करप्शन करोगे, पकड़े जाओगे, चुनाव तक आप आपकी पेशी टालते जाओगे, चुनाव के वक्त अपीयर होगे, फिर अरेस्ट होंगे, तो देखो 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 चुनाव के वक्त, अरे भाई तो 6 महीना पहले आ जाना था चाहिए था। लेकिन इंसुलिन भी ना देना जेल में, उनकी हेल्थ को, एक और झूठ को आप प्रचारित कर रही है, कैरी कर रही है, आप नहीं कर रही प्रचारित, कैरी कर रही है। दिल्ली में जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अगर आप पार्टी ही उनको इंसुलिन नहीं दे रही है तो आप पार्टी में गंभीर संकट है। आपका आरोप है कि आरोप नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के, वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। तो आप पार्टी से ही है, आप पार्टी से ही है। वो इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि जेल में, मैं नहीं मानता जान को खतरा है, परंतु है तो फिर आप पार्टी से हैं। क्योंकि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। दिल्ली सरकार उनकी है, जेल में बैठकर वो ही चला रहे हैं। आपको लगता है ये सही है कॉन्स्टिट्यूशनली के एक मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे तो सही नहीं लगता है नाविका जी। मैं भी जेल में गया था, मुझे एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला था। बाद में कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है कर मुझे बरी किया, मतलब मेरे आरोप खारिज कर दिए, स्क्रैप कर दिए। परंतु मैंने भी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन जेल में गए, अरेस्ट होने के पहले वो इस्तीफा दे दिया। अब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कि ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुन कर आ जाएंगे जो जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे सत्ता लोलुप लोग आ जाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। शायद उनको ये इतना विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप लगता है संशोधन होना चाहिए या कोई लॉ होना चाहिए? नहीं, हमारा ये एजेंडा नहीं है। जनमत क्या बनता है इसके आधार पर कानून बनते हैं। अभी तो जनता ही इसको तय करेगी अच्छा है या। पर होना चाहिए कि नहीं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई देखिए, मेरे बोलते ही आप इसको केजरीवाल के साथ जोड़ दोगी। मैं इस विषय पर, सुनिए ना, मुझे मालूम है कैसे चलता है जर्नलिज्म। मैं इस विषय पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। देश की जनता तय करे कि ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल एक मुद्दा उठा हुआ है इंटरनेशनली भी, वो है यूएस ने उठाया जो मुद्दा है। यूएस ने कहा है कि रॉ से, R&AW से कोशिश की गई पन्नून को निशाना बनाने। यूएस ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी अखबार ने उठाया। अखबार को आप यूएस मत बना दो, वॉशिंगटन पोस्ट। हाँ, इसको यूएस मत बना दीजिए, वो अखबार है आपके जैसा। तो आप इस मैटर को सीरियसली नहीं, देखिए, डिप्लोमेसी अगर यूएस सरकार गंभीरता से मानती है तो डिप्लोमेट चैनल से चर्चा करेंगी, हम उसका जवाब देंगे। हमारा कोई रोल कहीं पर नहीं है। सवाल लोगों का ये है कि 400 पार अगर आपको पहले ही पता है तो फिर कहीं फिर से
ईवीएम में घोटाला तो नहीं? देखिए, हमने लास्ट टाइम 300 पार का नारा दिया था, तो क्या ईवीएम में घोटाला था? तो राहुल गांधी वायनाड से कैसे जीते? इतनी सारी सरकार, उसके बाद 5 साल में कैसी ऑपोजिशन की बनी? 400 पार का लक्ष्य रखने का हमारा अधिकार भी नहीं है क्या लोकतंत्र के अंदर? कोई राजनीतिक गठबंधन एनडीए अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता? किस प्रकार से हमें पर दबाव बनाया जा रहा है? आप हारोगे तो हम भी हारना तय कर ले। आपके कर्म ऐसे है तो जनता आपको नहीं चुनती है। हमारे काम अच्छे हैं तो हम विश्वास से जा रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचा हो। आज हम सर उठाकर चल रहे हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध किया है, गरीबों का कल्याण किया है। लेकिन फिर वोटिंग परसेंटेज गिर क्यों रही है? इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज 2 आइडियोलॉजी के लोगों को मिलकर बनती है। मुझे लगता है कांग्रेस का खेमा पूरा सुस्त पड़ा है, वोट डालने ही नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में तो आप कह रहे हैं आप बहुत स्ट्रांग विकेट पे हैं। अगर स्ट्रांग विकेट पे हैं तो बेंगलुरु के अंदर वोटिंग परसेंटेज में 8-9% गिरावट। वहां पर भी कांग्रेस का वोट तो है। उनको मालूम है काहे को टाइम जाया करे, जितना बितना है नहीं। राहुल बाबा बैठे, यस मिलना नहीं है, छोड़ो अभी। लेकिन ये सिर्फ राहुल बाबा का इलेक्शन तो नहीं है, इसमें तमाम पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस है, ममता बनर्जी बनेगा बताओ? अखिलेश यादव नहीं, कौन बनेगा आप बताइए। आप शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? ममता जी बन सकती है क्या? उद्धव जी बन सकते हैं क्या? अखिलेश बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? या तो फिर एक सुझाव आया था बारी बारी हर साल एक बनाएंगे। किस प्रकार का गठबंधन है जिसका ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है? पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पास्ट में हुए हैं। अच्छे हुए हैं क्या? पर हुए हैं। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट आई। देश की जनता ने तय कर लिया कि जो 30 साल एक्सपेरिमेंट चले, इससे देश काफी पिछड़ गया। आपके ऊपर सवाल ये भी उठाए जाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो वजह है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता? जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं करता। ये राहुल जी आरोप लगा रहे हैं तो वे कह रहे हैं उगाही है, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या 1600 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस पार्टी को मिला, वो उगाही क्या? उनकी राज्य सरकार के ठेकों के सामने लिया है क्या? देश की जनता के सामने वो स्पष्ट करे। पर वो बोल रहे हैं, उनको मालूम नहीं है मेरी पार्टी को भी 1600 करोड़ का बॉन्ड मिला है, और बोलते ही जा रहे हैं। राहुल गांधी को आप सीरियसली नहीं लेते? मैं नहीं, देश की जनता सीरियसली ले। 20 बार लॉन्च किया सोनिया जी ने, 20 बार लॉन्च फेल हो गए, इस बार 21वीं बार कर रहे हैं, देखो क्या होता है। मैं क्या मेरा तो एक वोट है नहीं, पर जो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी को जाना है। राहुल गांधी उनकी पार्टी से सबको ले लेते हैं और राहुल गांधी आपको पसंद नहीं है। उनकी पार्टी से जो भी आता है वो आपके लिए। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस में सभी लोग बुरे हैं। अब वो भी समझ गए हैं कि इनके नेतृत्व में कुछ होना नहीं है। तो जो आरोप लगे हुए, जो टेंटेड हैं, सब आपके पार्टी में आ जाते हैं और विपक्ष कहती है आपका एक बीजेपी ब्रांड वॉशिंग मशीन है। आप भ्रांति खड़ा मत करिए। विपक्ष कहता है कि वॉशिंग मशीन है तो आपके कपड़े तो मैले है ना। ये तो विपक्ष ने अब एडमिट कर लिया कि हमारे कपड़े मैले हैं, तो धोने हमारी वॉशिंग मशीन में जाते। ये किस प्रकार के लोग हैं जो स्वीकार कर लेते हैं कि हम मैले हैं? खैर छोड़िए, वो उनका सवाल है। मैं बीजेपी का स्टैंड फर्मली आपके सामने, आपकी चैनल के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक भी व्यक्ति जो हमारे पार्टी में जुड़ा है जिस पर आरोप है, इसका हमने एक भी केस विड्रॉ नहीं किया है, न डायल्यूट किया। किसी अखबार ने दिखाया है कि 25 में से 23 मामले वापस ले लिए। एक भी ऐसा नहीं हुआ है। क्या होता है नाविका जी, जब ये मामले बनते हैं, जब बनते हैं तब 3-4 प्रकार के मामले बनते हैं। करप्शन का बनता है, एक प्रोसीजरल लूफोल्स का बनता है, किसी के फेवरेटिज्म का बनता है, एक इग्नोरेंस का बनता है। मगर जब भ्रष्टाचार के मामले पर मुख्य केस
कॉन्क्रीटली बना लिया जाता है तो ये सारे मामले अपने आप मर्ज होते हैं या विड्रॉ होते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के केस में ही ये चारों मामले आ जाते तो हैं। यानी कि आपके आरोप पहले जो लगाए गए थे वो गलत थे, अजीत पवार पर, अशोक चव्हाण सबके पर। केस चल रहे हैं, एक भी विड्रॉ नहीं किया है, न डाइल्यूट किया है, सब प्रोसिक्यूशन। पहले वो चक्की पी सिंह थे, अब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हैं। नहीं, वो ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, मगर उनको बरी नहीं किया है। पर कहीं क्योंकि आप बात करते, क्योंकि आपकी पार्टी का नारा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कहीं ये दोनों चीजें नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो हमारे पास आकर कुछ करे तब बनती है। आगे जो किया है इसका कोर्ट ने मीमांसा कर रही है, कोर्ट। लेकिन जब ये आते हैं तो कोई सीवी नहीं देखते कि भाई इस पे क्या क्या ऐसा आरोप है लगे नामिका हैं। जी, जिस प्रकार के वातावरण में वो रहे वहां ये सबकी परमिशन होगी, एनडीए में नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो कर आए हैं उसमें हमारी ओर से कोई डाइल्यूजन नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अमित शाह जी, चुनाव की सरगर्मी रोज नए हाइट पर जा रही है, गर्मी भी बहुत है और बीच में पॉलिटिक्स की जो सरगर्मी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आज आप देश की जनता को एकदम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि इस बार पिछले 2 चुनाव से ज्यादा आपकी सीटें आएंगी, क्योंकि इनकम्बेंसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। है, मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो देश की जनता को विनती करने आया हूं कि 30 साल तक ये देश एक प्रकार से अस्थिरता के माहौल में चला, मिलीजुली सरकारें रही। 30 साल के बाद आपने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास किया, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी और ये 10 साल में देश ने अच्छा खासा मकाम हासिल कर लिया है। अब समय आ गया है कि 2047 में पूर्ण विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना और हर क्षेत्र में विश्व में भारत को नंबर 1 बनाना। 10 साल मोदी जी के यूपीए के गड्ढे जो बनाए गए थे इसको भरने में गए हैं। अब मजबूत भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, शिक्षित भारत की नींव डालने का टाइम आ गया है। कृपया देश की जनता जिस पर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे प्रामाणिक नेता, परिश्रमी नेता, दृष्टिवंत विजनरी नेता नरेंद्र मोदी को वोट दे और भारत के गौरव को पूरी दुनिया में ऊपर तक, 1 नंबर तक पहुंचाने का परिश्रम करने का हमें मौका दे। यही मैं देश की जनता को। और डिक्टेटरशिप का आरोप? देखिए, इस देश में अदालतें भी है, मीडिया भी है। आप इतनी बेखौफ होकर पूछ रही है क्या होगा, आपको बताओ, कुछ नहीं होगा। काहे की डिक्टेटरशिप? मैं आपको चैलेंज देता हूं, जो हम पर डिक्टेटरशिप का आरोप लगा दे, आपके इतने सवालों का जवाब एक बार दे दे बैठकर। अब 5 साल में ले आओ तो मेरे पास आना। आप 5 साल मौका देंगे उन्हें? नहीं, वो लोग मीडिया को रूबरू ही नहीं होते हैं, झूठ बोलकर भाग जाते हैं। अमित शाह जी, हर बार की तरह इस बार भी सीधे सवालों के सीधे जवाब देने के लिए और इस बहुत ही बिजी क्रिस क्रॉस वाली कैंपेन ट्रेल के बीच हमसे बात करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद नाविका जी।